हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो है भूटान चाइना लैंड एग्रीमेंट। एक ऐसा विषय जो इस समय बहुत ही संवेदनशील है, ज्वलंत है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक ऐसा विषय है जिसका सीधा संबंध भारत के सिक्योरिटी सिस्टम से है या भारत की रक्षा प्रणालियों के साथ में है। भूटान भारत का एक ऐसा मित्र है जिसकी विदेश नीति, सुरक्षा सब भारत के हाथ में है। देखा जाए तो भूटान नॉर्दर्न एरिया के अंदर भारत के लिए स्ट्रेटजिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि भूटान और भारत के बीच में भी कुछ थोड़ा बहुत तनाव नजर आया था। भूटान की अपनी कुछ समस्याएं थी, खास तौर से लैंड एग्रीमेंट को लेकर नॉर्दर्न बॉर्डर पर, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो बहुत महत्वपूर्ण पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपसे करवा देता हूं। पहले हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी। सर, स्वागत है आपका। जनरल यादव जी भारतीय सेना में उच्च पदों पर रहे हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। किस किस एरियाज में निभाई हैं उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का प्रश्न भी है और एक हमारी जो शपथ होती है भारत सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं उसके निहित भी आता है। हमारे साथ हमारे दूसरे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर केतन शुक्ला, जो कि भारत के भूतपूर्व एम्बेसडर हैं। केतन जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर केतन शुक्ला इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारे देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। केन्या के अंदर जहां एनवायरमेंटल के रोल संभाले हैं, वहीं भूटान के अंदर भी कई पदों पर उन्होंने विदेश मंत्रालय में कार्य किया है, उच्च पदों पर। भूटान से अच्छे ढंग से वाकिफ हैं। शुरुआत करते हैं। एक मेहमान का और इंतजार अभी तक आए नहीं है, जब जुड़ेंगे तो उनसे बात प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं दर्शकों आपको बता दूं कि भूटान और चाइना और भारत ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको थोड़ा सा अगर हम वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से समझने का प्रयास करें, इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करूं, मैं आपको 2 या 3 स्लाइड दिखाना चाहूंगा जो कि ज्योग्राफिकल स्लाइड्स हैं। अगर हमारे कोऑर्डिनेटर उसको शो कर सकते हैं स्लाइड नंबर 1 को। जी हाँ दोस्तों, ये स्लाइड नंबर 1 आपके सामने है जिसमें भारत और भूटान का नक्शा है, ऊपर चाइना है, बीच में जो वैली है वह चुम्बी वैली है और एक सर्कल के अंदर जो जगह बनी हुई है उसे डोकलाम प्लेटो कहा जाता है। और ये भारत के लिए, भूटान के लिए, सबके लिए बहुत ही देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजिक एरिया है और चाइना इसको हर हाल में हथियाना चाहता है। और खास तौर से ये जो चिकन स्नैक का एरिया है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वो नीचे इसमें दिया हुआ है। ये सारे फोटोग्राफ्स नेट से लिए गए हैं, जिनके भी हैं उनके प्रति हमारा आभार है। हम अगली स्लाइड देखेंगे एक नक्शे के अंदर। यहाँ पर ये भी एक नक्शा है। यहाँ पर इस मैप को आप देख सकते हैं, इसमें भूटान बहुत क्लियर है, नीचे एक सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो दिखाया गया है। चुम्बी वैली जो कि सिक्किम और भूटान के बीच में सैंडविच है, वहां पर दिखाई गई है। और वहीं पर ही देखा जाए तो हमारा डोकलाम प्लेटो है जो कि हमारे भारत से बहुत नजदीक है देखा जाए तो। एक थर्ड स्लाइड पर जाते हैं, इस नक्शे को और थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये नक्शा है भूटान का। दरअसल भूटान और चाइना का जो सो कॉल्ड लैंड के जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो नॉर्दर्न टेरिटरी में भी हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं ऊपर में जकारलुंग और खासतौर से पासमलुंग का एरिया है 495 स्क्वायर किलोमीटर के। और जो वेस्टर्न डोकलाम प्लेटो है वो एक्चुअली टोटल एरिया जो दिया जा रहा है वो 90 किलोमीटर के आसपास है, हालांकि इसमें 269 लिखा हुआ है। लेकिन एक एरिया ईस्टर्न कॉरिडोर का और भी है जो कि चाइना जिसको क्लेम करता है और वो तवांग के साथ पड़ता है। उसकी इंपॉर्टेंस को बाद में देखेंगे। तो ये थे दोस्तों थोड़ा सा हमारा एक आपके सामने ज्योग्राफिकल एक क्या कहते हैं कि चीजें दिखाने का एक हमारा इरादा, ताकि आप चीजों को ढंग से समझ सकें। सबसे पहले बातचीत हम शुरू करेंगे इस विषय के ऊपर कि क्यों ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है खास तौर से भूटान और चाइना का
भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है? सबसे पहले हम जनरल रामेश्वर यादव जी से स्टार्ट करते हैं। जनरल साहब, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, पहला चीज तो यह है कि भूटान और चाइना के डायरेक्ट डिप्लोमेटिक जो संबंध है वो फॉर्मल तरीके से अभी तक नहीं है। जी, जो भी बातचीत है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होती है, और 1984 ऑनवर्ड्स इनके आपस में बॉर्डर के डिस्कशंस होते रहते हैं, जी, जिसमें 24 मीटिंग्स इनकी हो गई हैं। जी, देन दे हैव मेड ए स्पेशल ग्रुप जिसके अंदर बॉर्डर इश्यूज के लिए करते हैं। और अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर इस बॉर्डर ग्रुप ने मीटिंग की थी चाइना के अंदर, और उस मीटिंग के दौरान अभी जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें दे आर सेइंग द 3 स्टेप्स फॉर रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू, इसका जी, जिक्र हुआ था। और अभी जो बात सामने आई है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के अंदर, जी, उसके अंदर चाइना और भूटान की जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं उनके पास ये मुद्दा बताया गया है। इसमें देखने की 2-3 बातें हैं। पहली बात तो, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद कोई भी प्रेस रिलीज इशू नहीं किया गया है जिसमें ये बताया जाए कि साहब इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, किस किस चीज पे बात हुई। एक तरीके से इसको थोड़ा सा इन शाउड ऑफ सीक्रेसी रखा गया है। और इस डिस्कशन के अंदर जो भूटान के एम्बेसडर हिंदुस्तान में है और चाइना के एम्बेसडर वो भी इस वार्ता के अंदर शामिल थे। और उन्होंने एट द एंड ऑफ इट उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो बातचीत इतने दिनों तक रुकी हुई थी, अब जी, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जी, ये तो बात हुई क्या हुआ है, लेकिन खास तौर पर हमको जिस बात पे तवज्जो करनी चाहिए वो ये है कि ये क्यों हो रहा है, जी, और इस वक्त जो इसकी टाइमिंग्स है, इस टाइमिंग्स की क्या अहमियत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइमिंग देखते हैं, जी, टाइमिंग की अहमियत क्या है। आप जी, देखिए 17 महीने से लद्दाख के अंदर चीन और भारत की सेनाएं आप आमने सामने है। पहले जी, सिर्फ ये लद्दाख में थी। अभी ईस्टर्न सेक्टर जो है, तवांग वाला सेक्टर है, आसफेला वाला सेक्टर है, सिक्किम वाला सेक्टर है, इसके सामने भी चीन की जो फौजें हैं उनका जमावड़ा थोड़ा बढ़ गया है। जी, उनकी पेट्रोलिंग पहले सालों के मुकाबले अगर हम पैटर्न को देखें दुगनी तिगनी हो गई हैं। इनके जो डेप्थ एरियाज में हैं, इनके रिजर्व फॉर्मेशन जो हैं वो एक्सरसाइज अभी इस वक्त कर रही हैं। और उस जिस प्रकार से और इनके काफ़ी पॉलिटिकल नेता जो हैं और सीनियर आर्मी कमांडर्स हैं वो काफ़ी इस इलाके के अंदर काफ़ी आगे तक आकर इसकी रेकी कर रहे हैं। जी, ये सारी इंडिकेशन इस प्रकार से है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पर उनका जो तवज्जो है वो थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा है। जी, तो इस वक्त चीन की मंशा क्या है? जी, पहली बात, लद्दाख के अंदर वो क्या करना चाहते हैं, एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो उसको शायद एलओसी बनाना चाहते हैं। अभी जी, तक जो भी इन्होंने, हमारी 13 बार उनसे बातचीत हो चुकी है, उसके अंदर कुछ इलाकों से वो पीछे चले गए हैं अपने। कुछ इलाकों में अभी तक दबसंग का इलाका है, हॉट स्प्रिंग का गोगरा का इलाका है, वो अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां पर अगर आपका मैं ध्यान आकर्षित करूं तो जी, डीबीओ जो है, दौलत बेग ओदी जो है, जहां तक हमने एक नई सड़क बनाई है न्यूब्रा वैली से, जिसको चाइना समझता है कि उनके लिए, उनकी सी पैक के लिए, और या कराकोरम पास के आगे, या उनकी G219 जो सड़क है जो कारीगर को कनेक्ट करती है, उसके लिए खतरा है। हूबहू इसी प्रकार की चीजें जो हैं वो भूटान के इलाके के अंदर वो देखते हैं। जी, जी, चाइना जो भी कार्रवाई करता है वो बड़ी सोच समझ के और बड़े आगे, मींस आगे की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से करता है। चाइना का जो प्रस्ताव जो हमको अभी तक मालूम है वो जी, ये है, जैसा आपने भी नक्शे में दिखाया, एक तो डोकलाम है जो कि भूटान के पश्चिमी सीमा के ऊपर है, जी, और दो जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो उनके नॉर्थ एंड सेंट्रल भूटान के अंदर है। जी, उनका प्रपोजल ये है कि डोकलाम के इलाके में हमको थोड़ा और आगे तक आने दीजिए, क्योंकि वो जी, बताते हैं कलकत्ता में 1990 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस, 1890 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुई थी। उसके हिसाब से जो ट्राई जंक्शन है हिंदुस्तान, चाइना और भूटान का, वो प्रेजेंट जो ट्राई जंक्शन है बतांगला है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ है। चाइना उसको जी, क्लेम करता है।
जी, और चाइना अभी चाह रहा है कि उस इलाके तक हम वो वहां पर पहुंच जाए। जी, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे आने के बाद उनको काफी टेक्निकल एडवांटेज है। वो जी, चुंबी वैली जो है, सॉरी नॉट चुंबी वैली, चिकन नेक जो है उस जी, एरिया के ऊपर उसको भूटान के थ्रू एक जामफली रिज है, वहां से एक जी, अप्रोच उसको मिलती है ताकि वो चिकन नेक तक पहुंच जाए। और चिकन जी, नेक तक अगर वो पहुंच जाता है तो दे हैव कैपेबिलिटी टू कट ऑफ आवर एंटायर नॉर्थ ईस्ट। यस, सो दैट इज वन यस, पॉइंट। यस, सेकेंड पॉइंट, ईस्ट सिक्किम के अंदर, और ये चुंबी वैली जो है चाइना की, ईस्ट सिक्किम की तरफ से हम अगर चाहें तो चुंबी वैली के को हम कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि एक ये सेलिट की तरह साउथ की तरफ आता है। सो इस नए इलाके में डोकलाम से आगे आने पर उनको ये भी काबिलियत होगी जो हमारी मूवमेंट है उनके ऊपर वो सर्वेलेंस कर सके, और जी, ताकि पहले अर्ली वार्निंग उनको मिले। तो इसका जी, डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव इनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो उनका या डोकलाम में आगे की तरफ आने में उनका सॉल्व होता है। तो एक ये टेक्निकल एडवांटेज है विच हैज गॉट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। सो इस प्रकार से इनका इन्होंने ये किया है। इसी प्रकार से वेस्ट ईस्टर्न साइड में अगर आए तो उन्होंने 1 जून 2020 के अंदर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। एक संगकांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका जिक्र अभी तक कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन जून 2020 के अंदर लास्ट ईयर उन्होंने यूएन के जो एड आती है उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और वो ये बताते हैं कि ये जो इलाका है ये हमारा इलाका है। अब जी, इनका इलाका कैसे हो गया, ये बताते हैं 14वीं शताब्दी के अंदर टिबेटन ट्राइब्स इस इलाके में आके बस गई थी। और आपको ध्यान होगा कि चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को साउथ जी, तिब्बत बोलता है, बोलता है ये चाइना चाइना उसको पूरे को क्लेम करता है। और जी, ये जो इलाका है संगकांग जो वाइल्ड लाइफ है सेंचुरी, ये सेंचुरी इसी के साथ में ही इट इज कंटिन्यूअस टू ईस्ट। सो दे आर क्लेमिंग दिस एरिया ऑल्सो। अब इस एरिया में नई इन्होंने शुरुआत क्यों करी है, शुरुआत इस प्रकार से करी है कि एक सड़क की अलाइनमेंट है जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी से इस इलाके में आके फिर तवांग के वेस्ट में एक जगह है लुमला, वहां तक ये सड़क ये अलाइनमेंट अलाइनमेंट जो हिंदुस्तान है वो और भूटान दोनों बीच में अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। जी, लेकिन इसका फौजी इस्तेमाल क्या है, देखिए तवांग जाने के लिए एक ऑलरेडी सड़क है आपकी, करेक्ट। अब ये दूसरी सड़क है, तो दो सड़क होने की वजह से इंडियन फोर्सेस अगर मोबिलाइज करती हैं इस इलाके में तो जल्दी कर सकती हैं। एक इलाके में अगर ज्यादा दबाव है तो दूसरे इलाके में फौज आपस के अंदर अदला बदली कर सकती हैं। तो इंडिया के पास एक काफी टेक्निकल एडवांटेज इसमें हो जाता है। तो उन्होंने एक नई क्लेम इन्होंने शुरू कर दिया है। इस क्लेम के अंदर भी इनको दो चीजें हासिल हो रही है। पहली बात तो ये है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर उनको कब्जा मिल जाता है तो ये जो सड़क है इंडिया से जाके तवांग तक का वो इलाका कट ऑफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, उनको एक फर्म बेस मिल जाएगा इस इलाके में। और अगर इसकी लोकेशन अगर आप देखें, ये तवांग के साउथ की तरफ है और सेला पास जो है उस तरफ से है, ताकि दे विल हैव एन एडवांटेज टू आउटफ्लैंक इंडियन डिप्लॉयमेंट्स ऑन टू द तवांग सेक्टर। तो जो भी आ, चैनल करता है अपने टेक्निकल एडवांटेज के लिए करता है। और इसी प्रकार से अब वो चाहते हैं कि भूटान में दोनों किनारे, वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारे में उनको टेक्निकल एडवांटेज आ जाए। जी, उसी की अब आ, ये बातचीत चल रही है। जी, अगला हम सेकंड राउंड में आएंगे तो फिर और बात करेंगे इस बारे में। हम आते हैं एम्बेसडर साहब के पास। आ, केतन भाई, ये जो खास तौर से ऐसा लग रहा है कि एक ड्रेसिंग अप हो रहा है, यानी कि फेट अकम्पलिश को कहते हैं वो हो चुका है, और जो नॉर्दर्न टेरिटरी को एक्सचेंज करना है, जो बातचीत निकल के आ रही है डोकलाम के साथ में, वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है, क्योंकि भूटान का इतना माइट है नहीं, और भारत एक किस्म से देखा जाए तो शायद दूसरी तरफ देखना शुरू हो गया है इस पूरे मुद्दे के अंदर। इसके अलावा अ, ऐसे क्या मुद्दे हो सकते हैं कि जिसके कारण ये भूटान मजबूर हो गया कि वो चाइना के साथ एग्रीमेंट कर ले? क्या इस समय भारत थोड़ा-सा पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है जो एग्रीमेंट हो रहा है? आप इस पृष्ठभूमि के ऊपर एक फ्रेश जो नज़र आप डालेंगे, उससे दर्शक हमारे जो हैं अच्छे ढंग से इस समस्या को समझ पाएँगे। इसमें ऐसा है कि
ये जो ट्रीटी 8 फरवरी 2009 में साइन हुई पर्टिकुलरली, तो 1949 की जो हमारी ट्रीटी हुई थी भूटान के साथ, उसमें आर्टिकल 2 और 4 थे। 2 में ये था कि भूटान विल बी गाइडेड बाय इंडियाज एडवाइस एंड कंसल्टेटिव, उसकी जगह कंसल्टेटिव कोऑपरेशन मैकेनिज्म आया। और चौथा ये था भूटान कैन नॉट इम्पोर्ट आर्म्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो उसमें ये चेंज किया कि इंडिया विल बी केप्ट इन्फॉर्म। अब मुझे एक ताज्जुब होता है कई बार, क्योंकि ये जो 2009 में हुआ था तब मैं भूटान में ही था, कि जो विशेषज्ञ होते हैं इंक्लूडिंग ऑल मीडिया, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक, कि ये नई बात है, ये नई बात नहीं है, ये दीवार पे लिखी हुई बात थी। 1984 से 24 राउंड उनके चाइना के साथ टॉक हो गए हैं। भूटान में कोई एम्बेसी पहले थी ही नहीं, बाद में जापान और बांग्लादेश 2 ही कंट्री वहाँ उनकी प्रेजेंस 90 से है। तो ये जो 6 to 9 अप्रैल कुमिंग में 10th एक्सपर्ट मीटिंग हुई, और उसके साथ साथ 2010 से भूटान और चाइना के बीच में जॉइंट सर्वे हो रहे हैं। भूटान की जो पूरी बॉर्डर है वो काफ़ी हाईएस्ट हिमालयन टेरेन है। तो मेरा ये मानना है कि भूटान ये इस मामले में, भूटान हमारा एक सबसे अच्छा दोस्त है, जिसको कहते हैं ना कि ऑलवेज भूटान स्टूड बाय इंडिया। इवन 62 वॉर में हमें हेल्प की थी जब हमारे सोल्जर वापस आए थे। तो भूटान की जो बॉर्डर है वो ये चीज़ें पहले कई सालों से डिस्कस हो रही है। आपको ताज्जुब होगा कि भूटान के जो फोर्थ किंग थे जिग्मे सिंह वांगचुक और उनके सर्वेयर जनरल पेमा दासो, उन दोनों ने ये बॉर्डर 2 बार ट्रैकिंग किया हुआ है, पूरी बॉर्डर का, भूटान चाइना जी। और इसके अंदर जो जनरल साहब ने अभी बताया, पर्टिकुलरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोकलाम एरिया है कि वहाँ सिंचुलांग, ड्रामाना एंड साक्से, ये 3 एरिया है जो चिकन कॉरिडोर है, खाली 26 किलोमीटर्स की है। और ये जो एरिया है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये जो हमें दूसरा रोड बना रहे थे गौवती से साक्तांग, तो वो चाइना ने नया शुरू किया है, पर ये थोड़ा लग रहा था कि ईस्टर्न सेक्टर में चाइना कुछ क्लेम करेगा। तो ये जो पूरी डिस्कशन हुई है, और चाइना ने अभी उनकी जो पोलिट ब्यूरो है उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया है। 14 कंट्री के साथ चाइना की बॉर्डर है, 12 के साथ सेटल हो गई है, पर चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट 18 कंट्रीज के साथ चल रहा है, जिसमें हम, इंडिया, भूटान और 4 साउथ चाइना सी में कंट्री है। तो चाइना की एग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है। ये दीवार, क्योंकि अमेरिका का जो अभी पूरा डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है वो ट्रम्प के 4 साल के बाद, अभी 1 साल बाद भी वही प्रॉब्लम खड़ा हुआ है उनके सामने। तो हमें इसमें एक चीज़ तो खास ध्यान रखनी चाहिए कि भूटान हमेशा हमारे साथ रहा है। भूटान में बहुत ही, जिसको कहते हैं, उनकी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट सबसे पहले भूटान ने दिया। उनके जो फोर्थ किंग थे बहुत ही विजनरी थे, जिग्मे सिंह वांगचुक। उन्होंने क्या किया, भूटान में 95% लोग डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है मैं जो उनमें देखी है, ही इज अ वेरी ग्रेट विजनरी, वन ऑफ द वेल्डेड पर्सन, फाइनेस्ट जज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एक्सलेंट ग्रूमिंग ऑफ द किंग। ये पांचों चीज, जो किंग है वो ऑक्सफोर्ड के बाद हमारे एनडीसी में उन्होंने दिल्ली में कोर्स किया है, बहुत ही वेल्डेड है। तो भूटान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एकदम हाईली मेरिट बेस्ड, और यंग जनरेशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह ग्रूम किया। उनके जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो आईटी सेक्टर में आए थे, अभी के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर है। तो भूटान को मैंने नज़दीक से देखा है, मैंने 2 5 ईयर प्लान वहाँ की है। भूटान का सबसे अच्छी चीज़ है, हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात करते हैं। भूटान इज़ द आइडियल एग्जाम्पल कि इंडिया कैन डिलीवर एंड वी कैन डू। वहाँ की हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, एवरीथिंग डन। रोड हमारे डंटक बनाता है, एक्सलेंटली डन, इतना अच्छा। आई ऑलवेज कंसिडर भूटान बेटर देन स्विट्जरलैंड। उन्होंने 72% फॉरेस्ट कवर रखा है, पर जो डेमोक्रेसी आई उनमें सबसे अच्छी चीज जो किंग ने की वो ये थी। तो सर वहां पर विदेश सेवा में काम भी किया है, वहां पर मैं वहां था ये नेगोशिएशन लाइन पे 2009 के।
तो इसमें यह है कि उन्होंने जो डेमोक्रेसी लाए उनमें उन्होंने एजुकेशन कंपलसरी कर दिया, जिसकी वजह से मेजोरिटी जो उन्हें पुराने पॉलिटिशियन थे, कईयों ने कुछ ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया। भूटान के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, हाईली इक्वलिटेरियन सोसाइटी, वहाँ की लेडीज जो मैं मानता हूँ कि एक्सलेंट बिजनेस वुमन एंड अगेन दे आर ऑल्सो वेरी हाईली एजुकेटेड। तो भूटान का क्या कहते हूँ मैं कि किस्मत वाले लोग हैं, बहुत ही विजनरी लीडरशिप है, और पर्टिकुलरली उनका जो पॉपुलेशन है वो 7.5 लाख है, डेनमार्क से 7 गुना बड़ा कंट्री है। तो उनके जो पावर प्रोजेक्ट है भूटान में टोटल 20,000 मेगावाट से 30,000 मेगावाट तक का पॉसिबिलिटी है। तो नेपाल और भूटान में हम कंपेयर करें तो कि एक लीडरशिप कितना चेंज कर सकती है। हमने 90 के शतक में नेपाल को 10,000 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट महाकाली और पंचेश्वर दिया था, जबकि भूटान ने अभी तक 4 प्रोजेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहले ताला हुआ था 336, चूखा हुआ था 336 मेगावाट का, फिर छोटा कुरुची 60 मेगावाट का। उसमें मैं ताजुब था कि 36 साल के इंजीनियर को उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था, जो उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से उन कंट्री को डिलीवर किया। 1000 मेगावाट का पूना का है, फिर 720 वोल्ट का मेगावाट का मागदेचू है। और हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे पहली विजिट उनकी हुई थी वो भूटान हुई थी 2014 में। तो अभी उन्होंने खोलोगांगचू में 700 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट ईस्टर्न भूटान में किया। अब आप देखिए कि विजन कितनी अच्छी है। मैं कई बार उनकी सीनियरिटी से बात करता है, आप इनको पेंशन दे सकते हो सभी को, क्योंकि उनके पास हमने 94 में 3 और प्रोजेक्ट ताला 1, ताला 2, सांखोस एंड बुनाका ये किए थे। पर उन्होंने पावर प्रोजेक्ट अलग अलग रीजन में नए प्रोजेक्ट लेके किए। तो भूटान हमें आगे जाके 10,000 मेगावाट तक इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, जिसका एक चीज ये हो सकती है कि भूटान विल बी रिचेस्ट कंट्री इन द सार्क। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई रहेगा। एम्बेसडर साहब, मैं सेकंड राउंड में आता हूं आपके साथ में, कि उससे पहले मैं जनरल साहब के पास जाता हूं कि सब कुछ अगर इतना अच्छा था, सब कुछ था, तो भूटान भारत से नाराज क्यों है? एक नाराजगी की बात सबसे पहले निकल कर आई। एक यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का, चाइना का, कि भारत को चारों ओर से घेरना है। और अगर आर्मी की उसको क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बिल्कुल एक परफेक्ट एक नक्शा बनता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल ऑलरेडी उनके पाले में चला गया था, श्रीलंका भी चला गया था, म्यांमार भी चला गया, बांग्लादेश भी पार्टली जा रहा है, जो एक तरह से मालदीव थोड़ा सा बाहर आया, पाकिस्तान अब पूरा उनके पास है। एक भूटान बच्चा था, वो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस पे लेना चाह रहे हैं उसको। तो क्या सर ये भारत को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है? और उसमें ये जो एग्रीमेंट है खास तौर से डोकलाम को एक्सचेंज करने का, ये उसी प्लान का एक हिस्सा है जनरल साहब? बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये उसी प्लान का एक हिस्सा मेरे को लगता है। और जिस प्रकार से चाइना काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये बड़ी दूर की सोच करके हर एक चीज प्लान करते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो एसेट है वो है इनके पास पैसा बहुत है। और जितने भी ये देश हैं इंडिया की पेरिफेरी के ऊपर, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, करेक्ट, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये सब के सब इनको पैसा चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए। और चाइना ने जो एक स्कीम शुरू की हुई है BRI वाली, उसके तहत चाइना काफ़ी इनको लोन दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको एक्सपर्टीज दे रहा है। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पावर के हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, इनके यहाँ पर वो लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ साथ वो मीन्स मिलिट्री असिस्टेंस भी दे रहा है, हथियार एमुनिशन वगैरह पे भी इनको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी जो कंट्री है वो चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। और एक बार जो व्यक्ति आपको इतनी सहायता दे रहा है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली वो उनके पक्ष में ही काम करना शुरू करते हैं। और चाइना धीरे 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 इन कंट्रीज के अंदर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा रहा है। आपने पीछे देखा हुआ नेपाल के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था, टू एन एक्सटेंट दैट चाइनीज एम्बेसडर she had direct access to the political hierarchy, and there was certain, it is said as per the media, that she was trying to influence the political decisions of that country.
इसी प्रकार से श्रीलंका में भी अगर आप देखें कि दो गुट हैं वहाँ पे पॉलिटिशियंस के, एक प्रो चाइना है, एक प्रो इंडिया है, और साथ की इसी प्रकार से क्योंकि चाइना उनको लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, उनकी सहायता कर रहा है, तो ये सब उनके धीरे धीरे उनके पक्ष में है। और ये चाइना की सोची समझी एक स्कीम है कि इंडियन पेरिफेरी के ऊपर चारों तरफ से घेरा डाला जाए ताकि स्ट्रैटेजिकली धीरे धीरे करके इंडिया को थोड़ा सा ओवरऑल नेट नेशनल पावर जो है उसको वीक किया जा सके। एक प्रश्न उठता है जनरल साहब, मैं मिस्टर साहब से भी वही प्रश्न पूछूंगा, भूटान नाराज क्यों है? एक पीछे एक छोटा सा एक मुद्दा निकल के आया, वो मुद्दे और भी हैं, क्योंकि भूटान एक बात समझ चुका था कि ये एक किस्म से उसकी फेट अकम्पली है कि वो उसको फाइट नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ उसको सेटलमेंट खुद करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हुई कुछ दिन पहले जिसमें भूटान के राजा ने हर गांव गांव घूमकर लोगों को टीके लगवाए हैं, वैक्सीनेशन करवाया और दुनिया में एक एग्जाम्पल स्थापित किया उसने। ठीक है, छोटी पॉपुलेशन है, कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल स्थापित किया। नाराजगी इस बात की थी कि भारत ने पहली एक छोटी सी खेप उनको टीके की दी और उसके बाद दूसरी तीसरी खेप देने से मना कर दिया, और उनको उसके बाद बाकी देशों से इंक्लूडिंग जापान से कहना पड़ा कि हमको वो टीके दिए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी पूरी की पूरी जनता वाइप आउट हो जाए। ये वर्ड यूज किया गया था वहां के किंग के द्वारा, आई वांट टू सेव माय कंट्री फ्रॉम बीइंग वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ एक्चुअली। और उसके बाद उस मौके पर जब भूटान तो हमारा अपना था, हमारा एक तरह से अपना ही देश था, एक ही देश का हिस्सा था, ठीक है, देश का नाम अलग है लेकिन उसकी विदेश नीति, उसका डिफेंस, उसका सब कुछ तो हमारे पास है। उनके सारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे यहाँ ट्रेन होते हैं, ये हमारे केतन भाई बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, पूरे इंडिया के अंदर उनकी ट्रेनिंग होती है। बांग्लादेश भी इसी वजह से नाराज हुआ, नेपाल इस वजह से नाराज हुआ। हमने इतनी छोटी सी बात पर नाराज किया और उसके बाद चाइना ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया और सबको टीके देने शुरू कर दिए। और भूटान की नाराजगी इतनी थी उसके ऊपर कि भूटान ने कहा भी कि ये आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने उसको टीके नहीं दिए। इसके ऊपर नाराजगी थी उसकी, तब उसको धीरे धीरे शायद समझ में आना शुरू हुआ कि देयर इज ए लिमिट टू विच आई कैन डिपेंड ऑन इंडिया, अदरवाइज आई हैव टू थिंक ऑफ माई सेल्फ। ये नाराजगी का एक कारण बताया, और भी हैं। कोई छोटी टिप्पणी आप इसके ऊपर करना चाहेंगे जनरल साहब? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब एम्बेसडर साहब ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ सर्वे किया है। लेकिन मेरा परसेप्शन जो है, जो आपने बात करी ये वैक्सीनेशन के बारे में, मेरे ख्याल से बड़ी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी एट टाइम्स सर्टेन लीडर इमोशनली चार्ज होके बोल देते हैं, और कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं, हालांकि मेरे को इतना इस बात में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर समझता हूँ पॉलिटिशियन जितने होते हैं वो कभी कभी कुछ ऐसी बात करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से, दे से व्हाट देयर कॉन्स्टिट्यूंसी वांट्स टू हियर। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ जितने जितने अच्छे संबंध हमारे भूटान के साथ हैं, हमारा चोली दामन का साथ है, हम लोग बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का असर हमारे रिलेशंस के ऊपर शायद इतना नहीं है जितना कि हम छोटी सी बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से भूटान विल कंटिन्यू टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड। यस, सारे कंट्रीज की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, धीरे धीरे जिस प्रकार से पूरा मीडिया का इन्फ्लुएंस है, बाकी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट चल रही है आज की तारीख के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन सबको देखते हुए सभी जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो, उनकी बात जो है सुनी जाए, और सभी गवर्नमेंट्स और सभी देश चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अब ये जो फायदा है, यहाँ पर जो आपने सवाल किया है उसका जो बेसिक आंसर वो इसमें है, हर देश देखता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है और उस कौन सा कंट्री हमको फायदा कर सकता है। इसके अंदर चाइना जो है वो बड़ी स्कीम के हिसाब से इन छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर जो इम्पोवरिश हैं, पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी ये मदद कर रहा है, और भूटान भी इसके अंदर एक देश शामिल है। बिल्कुल, मैं यही प्रश्न एम्बेसडर साहब के पास लेके जाता हूँ कि ठीक है, वो टीके की बात तो एक हो गई, पर कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी कहीं नजर आती है। ठीक है, भूटान के पास हिंदुस्तान के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, हमारा अभिन्न फ्रेंड है, मित्र है, रहेगा, हमेशा रहेगा,
पर हमें भी शायद थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है एम्बेसडर साहब? मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि जो एनालिसिस हो रहा है, भूटान को कभी नेपाल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, श्रीलंका के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम हमेशा यही बात करते हैं, नेपाल का हमारा हिंदू राष्ट्र है, चोरीदामन का साथ था, अफगानिस्तान हमारा पीपल टू पीपल। भूटान इतनी छोटी बात के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो भी मीडिया में यहाँ वहाँ, वो लोग आई हैव नेवर सीन, उनके जितने हाईली डिप्लोमेटिक लोग मैंने मेरी पूरी कैरियर में देखे नहीं है, या मैंने जो 5000 किताब पढ़ी है वहाँ इस तरह का मैंने कोई उदाहरण देखा नहीं है। भूटान में यदि देखा जाए तो उनको वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना नहीं है, इसलिए चाइना का रोल कोई इतना बड़ा नहीं रहता है। दे वांट टू कीप 72% फॉरेस्ट कवर। उनके पास 3 चीज़ें हैं, एक ग्रेनाइट, दूसरा उनका हाइड्रो पावर और तीसरा टूरिज्म। सो फाइनेंशियली चाइना बाकी देशों की तरह भूटान में इंटरफियर नहीं कर सकता है। इसको हमें प्योरली जियो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा। भूटान में हर साल 5 से 7 हजार स्टूडेंट इंडिया में पढ़ते हैं। भूटान के लोग हमारे यहाँ सर्विस भी कर सकते हैं, रहते भी है। भूटान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने जैसे बताया बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। यदि कोविड का था तो इतने कम डोज हमें दे देने चाहिए थे। ये सब जगह मैंने देखा है कि मैंने पूरा भूटान ट्रैवल किया है, जितना पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखो और छोटी चीज़ों में ग्रेगरियसली विद इन 1 डे 2 डे 3 डेज और वीक आपको ये कर लेना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि वहाँ हॉस्पिटलें बन रही थी 2004 में, थिम्पू मोंगर बहुत बड़े हॉस्पिटल थे। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। एक ही दिन में उन्होंने 3 ईस्टर्न भूटान में प्रोजेक्ट क्लियर किए, और मैं जब दूसरी बार गया तब थिम्पू मोंगा। तो यहाँ एक उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें अब ध्यान नहीं रखनी चाहिए, सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि जो नेपाल में और भूटान में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हिमालयन फ्रंटियर में भूटान हमारे साथ अगले 100 साल तक रहेगा, पर उनका इकोनॉमिक डिपेंडेंस धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। हमने शुरू में उनको 100% ग्रांट दी थी, अब हम 5000-7000 करोड़ देते हैं। एक अलग उनका बजट होता है भूटान का, और नेपाल का भूटान का है। तो भूटान में मुझे नहीं लगता है लोगों का इंडिया के प्रति बहुत ही हाई रिगार्ड है। उनका जो रिलीजन है महायान तांत्रिज्म, उसमें बोधिसत्व, तो जो गए थे उनका हर एक टेम्पल में, हर एक जोंग में, हर एक जगह आप उनको पेंटिंग मिलेंगे, और वो सबसे बड़ी वहाँ की डीटी है। लोगों में इंडिया के लिए बहुत ही हाई रिगार्ड है। मैंने जैसे कहा, सभी स्कूल, सभी हॉस्पिटल, सभी रोड, उनका जो जोंग है पुना का, जो वेटिकन, उसको हमने रिनोवेट किया था, मोनेस्ट्री रिनोवेट किया है। मीन्स कोई भी फील्ड में आप जाओ, हर एक जगह पे इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने अब अपना ह्यूमन पावर रिसोर्स बहुत ही अच्छा डेवलप कर लिया है। उनके लोग विदेश में काफ़ी पढ़े हुए हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों से, मेरा ये मानना है, थोड़ा दूर रहना चाहिए। पर हमें, जैसे जनरल साहब ने कहा, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस में 10, 20 या 30 साल का एक विजन होना चाहिए। ये जो हो रहा है वो चाइना की पॉलिसी है, वो हमें 5 साल से पता है। चाइना जो कर रहा है वो पूरी दुनिया को उसका डर है। तो भूटान में जो इश्यू है वो है कि भूटान, चाइना और इंडिया, 2 बड़े देशों के बीच में एक छोटा कंट्री है, जैसे आर्मी भी इम्प्लांट हमारा वहाँ है। तो ये उनकी अपनी भी कुछ कंस्ट्रेंट होती है। और चाइना जो कर रहा है, मुझे ये लग रहा है सांगतांग एक प्रेशर टैक्टिक है, पर ज़्यादातर जो प्रेशर होगा वो ये जो डोकलाम एरिया है और वेस्टर्न रीजन है, वो चाइना के लिए, उनके जो नया उन्होंने पोलिट ब्यूरो में पास किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। अरुणाचल साइड में भी बॉर्डर पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें आगे क्या होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पावर प्रोजेक्ट है, उसकी जो पावर है वो इंडिया में ही सप्लाई होगी। उनका 98% एक्सपोर्ट इंडिया में है, और उनका 90% इम्पोर्ट भी इंडिया से है। ह्यूमन में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ही अच्छा है। सो छोटे छोटे इरिटेंट से हमें बहुत ही, उनके जो एम्बेसडर है वो 10 साल से इंडिया में, बहुत ही सीजन आर्मी के आदमी है। तो मेरा ये मानना है कि भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पर नेशन फर्स्ट, ये खाली फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका कहता है,
या हम कहते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी कंट्री के लिए नेशन फर्स्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हमें ये ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरा भी एक इसमें इंपॉर्टेंट इश्यू है कि भूटान के एक फंगस है क्वाड्रिसेप्स, जो अभी 10 लाख रुपए किलो बिक रही है। तो जो 2 एरिया ऊपर है सेंटर में, वहाँ तिबेटियन भी आते हैं, भूटानीज भी आते हैं, और ये आज के दिन में गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो वो एरिया का भी डिस्कशन इसके साथ ही होगा कि ग्रेजिंग राइट है, पावर के जो प्रोजेक्ट है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी रिवर चाइना से आती है। तो मेरा ये मानना है कि 10 या 20 साल की लंबी पॉलिसी बनाएंगे तो ही इसमें कुछ होगा, जो तीनों डिप्लोमेसी, डिफेंस एंड पीपल टू पीपल, तीनों चीज का ध्यान में रख के, ये जो नीचक रिएक्शन हम दे नहीं सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्रीमेंट साइन हो सकता है, तो इसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भूटान के जो ब्यूरोक्रेट है, दे आर वेरी ऑनेस्ट, ओपन हार्टेड, एंड इफ दे ट्रस्ट यू, you can talk, they can discuss everything, and I have seen each and every person is very attached to India. इसीलिए हमारे लिए ये यहाँ ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब भूटान ही एक पड़ोसी देश है जो, और पर्टिकुलरली जनरल साहब ने जैसे कहा, स्ट्रेटेजिकली नेपाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूटान है। सो भूटान का मुझे ये लगता है कि हमारे साथ उनका जो, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिक्किम के जो किंग थे वो भूटान के फोर्ट किंग के मैटरनल अंकल थे। सो भूटान बहुत ही डिप्लोमेटिक, हाईली इंटेलिजेंट, क्लोजली अटैच्ड टू इंडिया है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि छोटी चीज़ों में हम एक दिन में क्यों नहीं दे सकते। मैंने हमेशा दोनों प्रोजेक्ट में हमेशा ये देखा था, आप उनको समझाइए और इमीडिएटली डिलीवर करिए। इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आर्मी का बहुत हाई रिगार्ड है, और जो मैं ये बताऊंगा कि डंटक जी, जो डंटक एक आर्मी का रोड भी ना, शुरू में भूटान के जो विलेजर्स थे वहाँ से शॉपिंग करते थे। तो ये 30-40 साल पहले से जो कहते हैं कि विलेज टू विलेज, और बहुत ही अच्छे संबंध है। तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रख के संभालने की जरूरत है। पर ये 10 या 20 साल की लंबी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरा भी थोड़ा इंटरेक्शन रहा है भूटान के ऑफिसर्स के साथ में, क्योंकि आईआरएस बैचेस को ट्रेन करते समय उन बैचेस के अंदर हमेशा भूटान के ऑफिसर्स भी होते हैं, और वो नॉर्मली, जैसे मैंने कहा कि भूटान के सारे ऑफिसर्स इंडिया में ही ट्रेन होते हैं, डिफरेंट एकेडमीज के अंदर देखा जाए तो मेरा भी उनके साथ इंटरेक्शन रहा है उस मामले के अंदर। खैर, जाने से पहले एक मिनट की आखिरी बातचीत करूंगा, क्योंकि भूटान संवेदनशील एरिया है भारत के लिए बहुत ज़्यादा। चाइना का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो भारत को अब क्या नीति अपनानी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि भूटान के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, इंडिया के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, और चाइना के प्रभाव को कम किया जा सके। जनरल साहब से पहले हम 1 मिनट में समाप्त करेंगे, फिर हम एम्बेसडर साहब से बात करेंगे प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले। जनरल साहब, आप देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव देश है हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए, हमारे डिफेंस के लिए। तो इसको अगर हम देखें ओवरऑल, so we have to see to it that Bhutan continues to be our friend, and for their continuation we have to do lot of political investment into Bhutan. And political investment is through economic means, infrastructure, and also try and give them that kind of stature in our political dialogue, that they do not feel that they are alienated और दे आर अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। और छोटे से कंट्री हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एम्बेसडर साहब ने भी बताया है, बहुत छोटी छोटी हैं उनके। अगर आप देखें, हमारा बड़ा विशाल देश है, और भूटान को 7.5 लाख की जो जनसंख्या है, उनकी कितनी डिमांड होगी। आपके नॉर्मल, आपके कंज्यूमर गुड्स आप ले लीजिए, और आपकी और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो उनको हमको, और जब वैक्सीनेशन आपने बताया था उसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी कम है। तो मेरे ख्याल से हमको आगे बढ़ के इनकी सहायता करनी चाहिए, और सहायता इस प्रकार से करनी चाहिए कि ताकि भूटान को एक मौका ना, और या चाइना को मौका ना मिले कि किसी प्रकार से जो भी पॉलिटिकल ग्रे एरिया है, इकोनॉमिक ग्रे एरिया है, उसका वो फायदा उठा सके। और सबसे ज्यादा अहमियत वाली बात जो हमारे लिए है भूटान के लिहाज से,
भूटान हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइना इस बात को समझता है और अभी जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और उनकी जो स्वैप थ्योरी है कि आप सेंट्रल एंड नदर्न एरिया का जो इलाका है 495 स्क्वायर किलोमीटर का, वहाँ से आप हिस्सा आप ले लीजिए, लेकिन हमको थोड़ा हिस्सा ये डोकलाम के इलाके में दे दीजिए। और इसी प्रकार से सैमसंग जो वाइल्ड सेंचुरी है उसमें भी उन्होंने दावा किया है। ये सारी की सारी उनकी जो सूझबूझ है वो बेसिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि इंडिया की मिलिट्री जो प्रोग्रेस है, हमारी जो मिलिट्री की तैयारी है, उसको वो कमजोर कर सके एंड पॉलिटिकली मेक इंडिया अंडर प्रेशराइज इंडिया टू कंसीड टू डिक्टेट्स ऑफ चाइना। बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़रूरत है कि हम भूटान के भाई बहनों को गले लगा के चलें, बहुत प्रेम के साथ चलें। और दूसरी बात यह है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो उस एग्रीमेंट के होने के बाद भी उसका एनक्रोचमेंट जारी रहेगा, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि वो उनके डीएनए में शामिल है। खैर, आखिर में हम लेंगे 1 मिनट का एक वक्तव्य लेंगे, हमारी टिप्पणी लेंगे हमारे एम्बेसडर साहब से। एम्बेसडर साहब, जाने से पहले भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है चाइना भूटान के द्वारा, भूटान के अंदर से? खतरा नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, मिडिल लेवल ऑफिसर से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफिसर तक इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी गुडविल बहुत अच्छी है। और इसमें एक चीज़ मुझे अभी भी लग रही है कि चाइना के पास ईस्टर्न सेक्टर में बहुत ही लैंड तिब्बत की जो पड़ी है, तो वो बहुत बड़ा अच्छा पैकेज दे सकते हैं, और ये वहाँ सालों से बात हो रही है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा हमारी जो सेंसिटिविटी है वेस्टर्न सेक्टर जी, उनकी डिस्कशन भूटान के साथ करनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको इकोनॉमिक इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा थोड़े साल में, पर उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमें, हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ये सब चालू रखना चाहिए जो जो फैसिलिटी है, पर साथ में इंटरेक्शन जितना हो सके उतना बढ़ाना पड़ेगा। और वहाँ जो बैठते हैं हमारे, उनको बहुत ही सजाग रह के बहुत ही अच्छी तरह, ने कहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ऑफिसर बहुत ही प्रो इंडिया फ्रेंडली है, टॉप लीडर किंग से लेके सभी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हमारे आर्मी के ऑफिसर भी वहाँ बहुत अच्छे होते हैं, डंटक और इम्ट्राट के। तो इन सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और टॉप लीडरशिप की विजन, ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी। जैसे नेहरू जी 1 महीने तक चल के याक पे बैठ के पहले भूटान गए थे। इंदिरा गांधी के कई किस्से जो ये फोर्थ किंग छोटे है, तो ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मैं खतरा नहीं मानता हूँ, मेरे को बहुत विश्वास है। मैं वहाँ हजारों लोगों को जानता हूँ, पर इसमें एक गलती से कई बार हमने देखा है कि जैसे इतिहास में बहुत बड़े हादसे हो सकते। इसलिए भूटान 100 साल तक हमारे साथ रहेगा, पर हमें इसके लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हमेशा, जो गुजराती में कहते हैं, जागता नर्स हमेशा सुखी। कीप योर आई ओपन, बी प्रैग्मेटिक, बी विजनरी, एंड particularly media and other thing later on, if some deal is, they should not go gaga and talk garbage, because these are the things which make people of that country very sensitive. तो ये सब नहीं होना चाहिए। अभी से कोई स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आराम से, नेपाल में जैसे कई बार हो चुका, वो नहीं होना चाहिए। और मैंने ये कहा, भूटान और नेपाल डिफरेंट है। ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है। मैं भूटान में हमेशा कहता था, यू आर our Indian friend, and they always कहते थे, you are more Bhutanese than Bhutan, but first you are Indian. तो इस तरह के रिलेशन हमारे रहेंगे। तो मुझे कोई शंका नहीं है कि ये हमारे साथ सदियों तक अच्छा रिलेशन रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी उम्मीद भी यही है, आशा भी यही है। और हम चाहेंगे कि भूटान हमेशा हमारा एक अंतरंग मित्र बन के रहे, ताकि हम जो भी उनके लिए कर सकते हैं, एक छोटा भाई होने के नाते हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई के प्रति संवेदनशीलता भी हमें रखनी पड़ेगी। इक्वल है, बहुत हम बहुत बहुत दोनों इक्वल है। छोटा भाई नहीं बिल्कुल। है, वो हमारा भाई।
राम भरत। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सारा डिस्कशन भूटान और ख़ास तौर से जो चाइना के बीच में लैंड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और जाने से पहले सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को और हमारे एम्बेसडर साहब को, जनरल साहब को और उनके परिवारों को, आप सबको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो और ख़ास तौर से कोरोना काल से निकल कर घर में खुशियाँ आएँ और आप मिले-जुले एक-दूसरे के साथ। और एम्बेसडर साहब आप तो स्वीडन में हैं, वहाँ दिए जलाइएगा और जनरल साहब आप भारत के अंदर दिए जलाइए। कम से कम हम इनके द्वारा एक नई शुरुआत कर सकें, नई आशा के साथ, नई आकांक्षा के साथ, नए सपनों के साथ में कि भारत कम से कम हम सभी भारतीय स्वस्थ रहें और फिर कैसी कोई विभीषिका से हम बच पाएँ, यही ईश्वर से हमारी कामना है। तो आप सबको बहुत-बहुत दीपावली की शुभकामनाएँ, हमारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पैनलिस्ट का भी। शुक्रिया आप आपको और सबका दोस्तों। दर्शकों को भी जय शुभम हिंद। दीपावली एंड सर्वे सुखा भवन्तु। जनरल साहब को पर्टिकुलरली जी, नमस्कार। हैप्पी नमस्कार, हैप्पी दिवाली एम्बेसडर साहब। हैप्पी दिवाली एंड जय हिंद। जय हिंद।